हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में। सो ये हम करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए। अगर आप भी फोर्थ सेमेस्टर थे तो यस, ये आपके लिए ही है वीडियो, जो कि है राइज ऑफ मॉडर्न जापान। ठीक है, सॉरी सॉरी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान। इसमें जो आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, चार आठ में से चार क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आता है हमारा, वुमेन राइट्स ड्यूरिंग मेजी एरा। तो वही करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका फटाफट से, और इस वीडियो को फटाफट से जल्दी ख़त्म करेंगे। मैं आपको स्टोरी की तरह समझाता चला जाऊँगा, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो बात ऐसी है, मेजी पीरियड के दौरान जो जापान था बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज से, जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए मर्द और औरत में, फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, है ना, आज़ादी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल राइट्स के लिए। इसमें ये बताया गया है जो जापानीज गवर्नमेंट थी वो चाहती थी इम्प्रूव करना पोजीशन ऑफ वुमेन। किसके अंडर में, फिर बोल सकते हैं एक पार्ट था सिविलाइजेशन एंड इनलाइटनमेंट मूवमेंट का। ठीक है, जिससे कि वो अपनी जापान जैसी कंट्री को वेस्ट कंट्रीज की तरफ बना सके। उन्होंने वुमेन्स की स्टेटस पर, मतलब कि जो वीमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ चेंजेस लाए। कुछ मेन फीचर्स थे इस रिफॉर्म के, बोल सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसने कि वुमेन्स को एम्पावर किया गया। जिसमें पहला आता है हमारा अर्ली थिंकर्स एंड आइडियाज। जो पहले कुछ लोग थे वो वुमेन्स की राइट के बारे में बात करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कुछ एजुकेटेड मेंस थे, यानी कुछ पढ़े लिखे आदमी थे, जो कि ग्रुप थे। तो जो कि एक पार्ट थे ग्रुप के, जो कि ग्रुप का नाम था मायरो कुशा करके, मायरो कुशा। ठीक, जो कि जापानीज टर्म है। इसमें टू फेमस थिंकर्स का जिक्र किया गया है। पहला है फुकुजावा युकिची एंड मोरी एरिनोरी। जो हमारे पहले थिंकर हैं, फेमस थिंकर, उनका मानना ये है वुमेन को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो सपोर्ट करते हैं मोनोगेमी को, जिसका मतलब होता है वन हस्बैंड वन वाइफ। और वो चाहते हैं कि वुमेन्स इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न थिंकर्स जॉन स्टुअर्ट मिल से। दूसरी तरफ मौरी एरिनोरी, जो कि बाद में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी बने थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो कि उनकी रिपोर्ट का नाम था साइशो रॉन या फिर द मिस्ट्रेस थ्योरी। वो बोलते हैं मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल। ठीक है, ये साथ ही साथ सपोर्ट करते हैं मैरिज बेस्ड एग्रीमेंट दोनों पार्टनर्स के बीच में। जो कि ग्रुप का नाम था मेरो कुशा मेंबर्स। जो मेरो कुशा के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे वुमेन्स को भी राइट्स मिले, सिर्फ ज़्यादा राइट्स ना मिले तो वो पढ़े लिखे हो कितने भी हो, वो चाहती यही थे कि भाई वीमेंस को राइट मिले, लेकिन इतने ना मिल जाए कि वो उड़ने लग जाए। तो उनको सिर्फ इतनी राइट्स मिले जितने की, मतलब कि सिर्फ होम एंड इन सोसाइटी, उनको सिर्फ इतने ही राइट्स मिले घर पे और सोसाइटी में, इससे ज़्यादा नहीं। और उनको यही लगता था कि यही कंप्लीट इक्वालिटी है, लीगल इक्वालिटी है इन द सेंस, सो सॉरी। उनका मानना यही था कि अगर मैन और वीमेन का सेम इक्वालिटी हो गई तो ये प्रॉब्लम कर सकता है सोसाइटी में। उन्होंने एक फ्रेज को बोला, क्रिएट किया, रायसोई कैनबो, विच मीन्स गुड वाइफ्स वाइस मदर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेन आइडिया बन गया है, फेमस आइडिया बन गया गवर्नमेंट का, जिसमें कि वुमेन्स कैसी होनी चाहिए ये बताते हैं। इसके अलावा हमारा था एक गवर्नमेंट एक्शन इन एजुकेशन। जो आइडिया था रेयोसाई कैनबो मींस गुड वाइफ्स वाइस मदर्स, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स करे
जिसमें कि वुमेन्स को कुछ राइट्स दे दिए गए, जैसे कि राइट्स हो गए हमारे कुछ राइट्स, राइट टू डिवोर्स, मैरी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, अडॉप्ट चिल्ड्रन, इवन मैरी फॉरेनर्स। ये सारे कुछ राइट्स दिए। डिवोर्स का राइट दिया गया, डिफरेंट क्लासेस में आप शादी कर सकते हो, मैरी कर सकते हो, है ना। अडॉप्ट, तुम चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर तुम किसी फॉरेनर से जाके शादी कर लो मजे से। इन 1872 गवर्नमेंट ने फंडामेंटल एजुकेशन लॉ पास किया, जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी चिल्ड्रन के लिए, वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों के लिए कंपलसरी है। हालांकि जो एजुकेशन थी गर्ल्स के लिए वो इक्वल नहीं थी बॉयज़ की तरह। थोड़े उनको सिर्फ यही बताया जाता था गर्ल्स को कि गुड वाइफ्स कैसे बने और वाइस मदर कैसे बने, और वो अपनी फैमिली को कैसे टेक केयर कर सकती हैं, और इसी के थ्रू वो सब नेशन को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। ये जो गोल था बिल्कुल भी इक्वल नहीं था। इसमें यही था, गर्ल्स को यही प्रिपेयर करते थे, यहाँ पे यही प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के ऑर्डर को मानना, फॉलो करो और ओबीडियंट रहो अपने फैमिली स्ट्रक्चर में। इसके अलावा था हमारा रोल ऑफ क्रिश्चियंस एंड अर्ली वुमेन्स ग्रुप्स। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे अब्रॉड से और जापान से, दोनों से ही, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है वुमेन्स को हेल्प करने में। दे वर्क, उन्होंने काम किया, जैसे कि एक पति होता है बहुत सारी पत्नियों को लेकर, मतलब बहुत सी औरतों से शादी कर लेता है, उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कराई और सपोर्ट किया मोनोगेमी पे, यानी वन वाइफ वन हस्बैंड। ठीक है। एंड सपोर्ट सॉरी, इसके अगेंस्ट में बोले बोले कि ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट है वुमेन्स के लिए। कौन बात करें? क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक जापान की फर्स्ट वुमेन मैगजीन भी स्टार्ट करी, कह सकते हैं फाउंड करी, द टोक्यो वुमेन्स टेम्परेंस सोसाइटी टू सपोर्ट वुमेन्स इश्यूज। इसके अलावा एक पॉइंट आता है फ्रीडम एंड पॉपुलर राइट मूवमेंट, जो कि एक हमारा अलग क्वेश्चन बन जाता है इस टाइम पे, यानी लेट 1870s या फिर अर्ली 1880s में। इस टाइम जो फ्रीडम एंड पॉपुलर राइट्स मूवमेंट चल रहा था, कुछ वीमेंस ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया इन पब्लिक लाइफ की, मतलब कि लोगों की जिंदगी में, जिसमें से एक है किशिदा टोशिको एंड फुकुदा हाइडको वर अमंग द फर्स्ट। ये दोनों इनमें से पहली थी जिन्होंने की पब्लिकली वुमेन्स के राइट्स के लिए बोला। ये पीरियड दिखाता है राइज ऑफ न्यू वुमेन। इसका मतलब ये है ऐसी वुमेन जो कि ओल्ड रोल्स को फॉलो नहीं करती हैं। रोल्स यानी जो बीइंग जस्ट वाइफ और मदर, इतना नहीं, वो और भी कुछ करना चाहती हैं, मतलब कि और भी कुछ करना चाहती हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। तो हम देखो, गलत मत सोचा करो भाई। इसी के चलते कुछ छोटे से टाइम के लिए सोसाइटी बन गई थी, बहुत ज्यादा ओपन हो गई थी, मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा ओपन हो गई थी। गवर्नमेंट लीडर्स थे, उनकी वाइफ ने स्टार्ट कर दिया था पार्टी अटेंड करना, डांस करना फॉरेनर्स के साथ। ठीक है, ये चीज पहले होती नहीं थी, लेकिन अभी होना स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ छोटे से टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। कुछ लोगों ने ये भी जिक्र किया कि ये अभी उन्होंने ये भी बोला कि अब ये पॉसिबिलिटी है कि वुमेन और फीमेल चाइल्ड को बन सकती है एक एम्परर जापान की, ये भी उन्होंने जिक्र किया। अब इसके अलावा वर्किंग वुमेन्स इन इंडस्ट्रियल चेंजेस। अभी ऐसी वुमेन्स थी जो कि उन्होंने अपना होम के अलावा, होम से बाहर, अपने घर से बाहर काम करना स्टार्ट कर दिया था, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग्स, जो कि क्योंकि मतलब कि घर से बाहर इसलिए काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज फार्मिंग में चेंजेस आ रहे थे, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज का राइज हो रहा था। तो भाई जो गरीब लोग थे, गरीब वीमेंस थी, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया कॉटन एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में। गवर्नमेंट को भाई बहुत ज़रूरत थी वर्कर्स की, तो भैया फीमेल्स मिल जाती थी, वीमेंस मिल जाती थी सस्ते में काम करने के लिए, तो उनको ही पकड़ लेते थे फ्रॉम समुराई फैमिलीज। इन्हीं वीमेंस को बोला करते हैं हम शोकु ग्यो फुजीन और लेडी वर्कर्स। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, कुछ वीमेंस बन गई उसमें से टीचर्स, ऑफिस वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि इस टाइम वुमेन्स ने स्टार्ट कर दी थी अर्निंग, कंट्रीब्यूट करने लगे थे जापान की इकोनॉमी में। ठीक है। चलते चलते 80 90s में जापान की गवर्नमेंट होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट।
स्ट्रिक्ट हुई, साथ ही साथ कंजर्वेटिव भी हो गई। जापान दोबारा से टर्न करा था एम्पायर को, जो कि पहले शिंटो बिलीव्स पे करते हो। दोबारा से गवर्नमेंट ने विमेंस को पीछे ढकेलना स्टार्ट कर दिया था। पीछे ढकेलने का इन द सेंस मतलब कि उनको जो ट्रेडिशनल रोल्स हुआ करते थे घर पे, वो उतना ही करो, ज़्यादा मत करो। और जो एजुकेटेड और पॉलिटिकली एक्टिव विमेंस थी, उनको देखा गया गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस। कुछ ऐसे लॉज भी पास करे गए जिसमें कि वीमेंस को दूर रखा गया पॉलिटिक्स से और पब्लिक की लाइफ से, ज़िंदगियों से। पहला था मेजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1889, जिसमें कि अदर लॉज जो कि वीमेंस को नॉट गिव वीमेंस द राइट टू वोट, जिसमें कि वीमेंस को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। लॉ ऑन असेंबली एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो कि सेम ईयर का है, 1889 का, जिसने कि स्टॉप वीमेन फ्रॉम जॉइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स। इसके अलावा था मीजी सिविल कोड 1898, क्या इसके 9 साल बाद, gave full control of the family एंड प्रॉपर्टी टू द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो कि हाउस होल्ड का जो मेल होगा हेड, उसको दे दिया, जिससे कि कहते हैं ना, आ, ना करो तो अच्छा, करो तो और अच्छा, वो वाली चीज़ होगी। इसने वुमेंस को लीगली डिपेंडेंट बना दी मेंस पे, यानी जो आदमियों पे डिपेंड रहेंगी वुमेन, ठीक है। वुमेन टर्न आउट टू राइटिंग एंड टीचिंग्स, वुमेन बढ़ चली किसकी तरफ, राइटिंग्स और टीचिंग्स की तरफ। अच्छा, as a result of these restrictions, some women who wanted change turned to other activities. They became teachers, writers, social workers. They formed small groups like the Tokyo Women's Reform Society, which focus on the social improvement, not politics. वो social improvement करना चाहती थी, लेकिन politics में focus नहीं करना चाहती थी. Women also began expressing their thoughts through literature. In 1888, Tanabe Kaho wrote a novel, Bush Barbler, which showed how women could become independent by working. This was important because many jobs were still not open to women. Higuchi Ichiyo's time, her stories talked about women's problem, feelings. Another famous woman was Hiratsuko Raicho, who started Seito in 1911, the first women's literature magazine. She also worked for political reform and supported women's rights through Association of New Women. Suda Ume, another women leader, started women's college, which is now Suda, इसका pronunciation देख लीजिएगा please, Suda University. She worked hard to give girls good education and became a well-known name in women's education in Japan. In conclusion, to sum up, the Meiji government did make some efforts to improve women's status by learning from the West, but later it tried to control women using the idea of Ryosai Kenbo. इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने ऊपर बताया था, good wives, wise mother, which kept them in traditional roles. Even though women were restricted, this period saw the rise of new women in public life during the 1870s and 1880s. Another group of women worked in factories and helped Japan's economy grow. At the same time, women who became teachers and writers started a literary movement which helped them express their thoughts and identity. So, even with many limits, the Meiji period became an important time when women in Japan began to find their voices and take steps toward freedom and equality. So, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाता है. सो यू कैन राइट मोर, पढ़ सकते हो अपनी बुक्स वगैरह जो कि आपको सजेशन मिले हैं टीचर्स के थ्रू. सो गो विद इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय 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 बाय.